हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में क्वांटम एमएफ का केस स्टडी और उनके टॉप 10 होल्डिंग्स एक स्पेसिफिक स्मॉल कैप फंड के बारे में, एंड वो रेलिवेंट क्यों है। दूसरी चीज, उनके दो स्टॉक्स उस टॉप 10 की लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे और उनके बारे में और जानेंगे। और ये सबसे पहले बेसिस बात करेंगे कि वो सिलेक्ट क्यों किए हैं, क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं ताकि हम उन दो स्टॉक्स के बारे में बात करें। और तीसरी चीज, व्हाट इज द लर्निंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम दिस डिस्कशन। तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, जो कि हम एक केस स्टडी आज क्वांटम म्यूचुअल फंड का डिस्कस कर रहे हैं। और पहली बात तो यह है कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी चीज क्यों इंपॉर्टेंट होती है समझना। म्यूचुअल फंड की जो बाइंग और सेलिंग है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल इनहेरेंट होता है। वो एक सिग्नल होता है कि म्यूचुअल फंड क्या पसंद कर रहे हैं, वो खरीदेंगे, क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा है या क्या उनको लग रहा है कि एक्सपेंसिव है तो वो बेचेंगे। और ये जो डेटा है, इस डेटा में ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड के बहुत सारे अलग अलग कंसिडरेशंस भी होते हैं। कई लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। अब एसआईपीज जो हो रहे हैं वो हर महीने लगभग $2 बिलियन, मतलब 16 से 17 हजार करोड़ रुपए की सिर्फ एसआईपी हो रही है। और ये पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड में, ये कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय होना है, कहीं ना कहीं तो उसको इन्वेस्ट किया जाना है। और वो स्टॉक्स कई बार ऐसा भी है जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को शायद उतना कंफर्ट नहीं भी है वैल्यूएशन पे, तो वो खरीदेंगे। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट खुद महंगा हो गया है। मार्केट जो कि समझिए 18 या 20 के मल्टीपल पे, अगर 25 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो एक इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में जो उनकी थीसिस है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनेंगे और फिर भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कैश भी आप नहीं रख सकते अपने पोर्टफोलियो में। तो ये जो चीज है एक इंपॉर्टेंट सिग्नल देती है म्यूचुअल फंड का जो बाइंग और सेलिंग डाटा है। और इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर के पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो इस डेटा को देखे और एनालाइज करे। और इसके बारे में हमने काफी बार पहले भी बात की है कि किस तरह से डेटा इंपॉर्टेंट होता है और किस तरह से डेटा में इनहेरेंट सिग्नल्स हैं, इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर के काम आ सकते हैं। इन्वेस्टर्स को एक बात और भी है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार होता है, हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस किया था पराग पारिक फ्लेक्सिबल कैप में, जहां पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लिया था और पिछले 6 महीने की उनकी होल्डिंग देखी थी। और ऐसा अपीयरेंस हो रहा था, ऐसा ऐसा परसेप्शन आ रहा था कि ये स्टॉक को बेचा जा रहा है फंड के द्वारा। बट हमने प्रूव किया था विद डेटा कि ये स्टॉक में होल्डिंग जो है टीपीएफएस की लगभग बराबर ही, चेंज नहीं हुई है। कोई भी स्टॉक उन्होंने खरीदा बेचा नहीं है। लेकिन चूंकि एयूएम बढ़ गया, उस वजह से उनका परसेंटेज एयूएम उस पर्टिकुलर स्टॉक में कम हो गया, तो वो सब चीजें हो सकती हैं। अब बात आती है कि आज हम जो चीज बात कर रहे हैं वो रेलिवेंट क्यों है। इस बारे में हम पहले भी अपने 2-3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लेकिन मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये म्यूचुअल फंड का बाइंग और सेलिंग डेटा है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है उनके खुद के डिसीजन मेकिंग के लिए, खुद के इन्वेस्टमेंट के फिलॉसफी को समझने के लिए। कहने का मतलब ये नहीं कि आप उनको रेप्लिकेट करें, कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप जैसा वो कर रहे हैं वैसा करें, क्योंकि एक टाइम लैग रहता है और भी कई चैलेंजेस होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। बट मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि इस डेटा में काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस आप ढूंढ सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी समझ के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट में जो काम आ सकती हैं आगे, उनके बारे में जान सकते हैं। तो क्या चीजें हम सीखेंगे आज, क्वांटम म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा और जानेंगे, कौन से स्टॉक को खरीदते हैं, कौन से स्टॉक को बेचते हैं ये जानेंगे, फिर कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स हैं वहां पे वो डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस स्टॉक की क्या कमियां और क्या अच्छाइयां हैं। लेट्स स्टार्ट दैट। पहली बात तो एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि हम इतना छोटे एयूएम वाला फंड क्यों चुन रहे हैं, क्वांटम म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या खासियत है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो शायद आपको बताने में हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं इसके लिए। कि फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस होती है, गिब्स कंप्लायंस जिसको बोला जाता है, कि आप जो अपने फंड के रिटर्न रिपोर्ट कर रहे हैं वो आप कंप्लाई करते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड, इट्स अ स्टैंडर्ड व्हिच इज फॉलोड बाय द लार्जेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। और ये गिब्स कंप्लायंस जो है क्वांटम म्यूचुअल फंड फॉलो करता है, वो कंप्लायंट है। मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जो फंड की रिटर्न या जो भी चीजें वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ही सॉलिड बेसिस पे है। बट ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो ये जो फंड है इसकी जो फिलॉसफी है, ऑफ कोर्स तो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि हम लोग उनको बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा उनके साथ किसी तरह का कोई टाई अप नहीं है, हमारा उनके साथ किसी तरह का कोई स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट नहीं है और किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस का हमारे साथ नहीं है उनका। लेकिन एक इंटरेस्टिंग नाम है, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है या फंड है, तो उसके बारे में दर्शकों को बताना और उनके साथ वो शेयर करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैनल के साथ। तो हमारा उनके साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, हमारे साथ उनकी कोई बिजनेस डीलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फंड हाउस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी के साथ वो काम करते हैं, इसलिए हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ही रोबस्ट प्रोसेस है। जो सबसे पहली बात यह है कि उनका एक बड़ा मानना है कि भाई पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन पैसा गंवाना नहीं चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखें कि वॉरेन बफेट का नाम आपने जरूर सुना होगा कि वो कहते थे कि भाई दो
बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और वो अभी भी इस बात को रिपीट करते हैं और कहते हैं, हमेशा से कहते आए हैं। पहली बात तो कि रूल नंबर 1 ये है कि आप पैसा कमाइए मत, पैसा खोइए मत, पैसा लूज मत करिए। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि रूल नंबर 1 को मत भूलिए। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है उनका कि आप कहने का मतलब ये है कि पैसा कमाना बाद में है, पैसा खोए ना, पैसा गंवाए ना, पैसा लूज ना करे, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो ये उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट एंड रोबस्ट प्रोसेस है। दूसरी, बहुत एक्सेसिव रिस्क टेकिंग वो नहीं करते हैं, बहुत कंजर्वेटिव है अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में, बहुत अच्छी रेपुटेशन है। जितनी एयूएम उनकी है उसके साथ उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। एयूएम बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उसके बावजूद इनका जो मार्केट में नाम है काफी अच्छा है। बहुत रीजनेबल कॉस्ट में ऑपरेट करते हैं। मतलब ये है कि वो हमेशा ही कहते हैं इस बात को कि फंड हाउस बड़ा हो रहा है, फंड हाउस बड़ा हो रहा है तो मतलब ये नहीं है कि फंड को फायदा होना चाहिए, इन्वेस्टर को भी उतना लाभ पहुंचना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज, पोर्टफोलियो अप्रोच, मतलब कि एक ही इन्वेस्टर के लिए किस चीज का एलोकेशन होना चाहिए कहां पर, और डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो क्वांटम एमएफ फॉलो करता है। इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, वो सब तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमने बात की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है क्वांटम म्यूचुअल फंड की, जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। काफी सारी स्कीम है इनकी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्मॉल कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं। लॉन्ग टर्म की फंड है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ऐसे बहुत सारे इनकी स्कीम्स हैं। अब इतनी स्कीम्स क्यों है, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आपको अगले स्क्रीन पे मिलेगा। वो ये है कि आप पहले तो ये समझिए कि इनका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, ये स्कीम क्या फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल, जो आपके राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बता रहा है और फंड का नाम बता रहा है। और जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप देख रहे हैं साइड में लिखा हुआ है कि वो उसका फुल फॉर्म है, मतलब क्वांटम स्मॉल कैप फंड, मतलब QSCF, क्वांटम स्मॉल कैप फंड, QSCF। और QSCF जो है उसकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे देख सकते हैं। QSCF क्या करता है, QSCF छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आपने एक और चीज देखी होगी कि जब कभी और भी देखिए आप, लिक्विड फंड है या फिर कोई लॉन्ग टर्म फंड है, वो कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यहाँ पे बताई जा रही है। अब ये चीज और मैं आपको रिपीट करूंगा कि ये जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाली चीज है, इसके बारे में आजकल बहुत डिस्कशन होता है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो चीज है बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और ये हम क्यों आपको बोल रहे हैं कि आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि वो कुछ एक स्टॉक्स हमने डिस्कस की हैं जो इस फंड में वो लोग होल्ड करते हैं। अब देखिए, रिस्क रिटर्न ग्राफ है ये। आप देख रहे हैं कि लिक्विड फंड है QLF, जो कि आपको रिटर्न मतलब कैसे मापा जाता है, रिटर्न मापा जाता है कि आप CAGR देखते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं। और रिस्क कैसे नापा जाता है, रिस्क नापने का सीधा तरीका ये है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मोटा मोटी जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि कैसे एक पर्टिकुलर एवरेज से जो चीज ऊपर नीचे मूव करती है उसको बोलते हैं डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी डेटा सेट का क्या है वो पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। बट जो लोग नहीं भी जानते उनको मैं बहुत एक एक्सप्लेन करूंगा ये कि आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि कोई एक स्टॉक है या कोई फंड है जो आपको 5 साल में एवरेज रिटर्न दे रहा है 10%, और पहले साल में दिया 11%, दूसरे साल में दिया 9%, तीसरे साल में 12%, चौथे साल में 8% और पांचवें साल में 10%। कितना दिया? एवरेज 10%। उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा स्टॉक या फंड है जो कि 10% रिटर्न ही आपको दे रहा है, लेकिन उसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रिटर्न्स इस टाइप की हैं, 20%, -5%, 25%, -15%। तो ये जो रिटर्न जो बराबर दोनों का है, उसके बावजूद भी स्टैंडर्ड डेविएशन किसका होगा? जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है, जहां पे ऊपर नीचे ग्राफ ज्यादा हो रहा है। पहले वाला ग्राफ आपने देखा ना, 10% एवरेज है, लेकिन मूवमेंट साल दर साल उतना ज्यादा नहीं है। और दूसरा ग्राफ जो कि आप देखेंगे 10% एवरेज रिटर्न है, लेकिन इस तरह से वॉलेटाइल है, इस तरह से मूव कर रहा है। कहां 25% चला जाता है ऊपर किसी साल में, कहीं 20% नीचे आ जाता है, तो उसका डेविएशन ज्यादा होगा, उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं रिस्क ज्यादा है। मतलब आपको अगले साल का पता नहीं है ना कैसा परफॉर्म करेगा, तो वो रिस्क जो ज्यादा है उसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से नापते हैं, वॉलेटिलिटी से नापते हैं। तो रिस्क रिटर्न ग्राफ आपको इन सभी स्कीम्स का यहाँ पे दिख रहा है। लिक्विड फंड है, ज्यादा रिस्क भी नहीं है तो ज्यादा रिटर्न भी नहीं है। फिर आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि आपका गोल्ड है, गोल्ड में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है या फिर जो रिटर्न है आपका वो आप देख पा रहे हैं। या फिर स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड में हमेशा रिटर्न भी ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें मिली जुली होती हैं आपस में। अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न अच्छा चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और इसी को बोलते हैं रिस्क रिटर्न का जो एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है इन्वेस्टर को अपने खुद के प्रोफाइल के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, लाइक इफ यू नीड इनकम which is regular and you are dependent on it, of course you can't afford to take big risk, you can't afford to have something which has very high standard deviation. आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? ये आप एक पिरामिड जो देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पिरामिड है। ये बता रहा है कि रिस्क लेवल जो है वो आप देख पा रहे हैं वेरी हाई, जैसे एक ऊपर वाला बहुत छोटा वाला जो आपको सबसे टॉप पे दिख रहा है पिरामिड में, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 10.59, रिटर्न 9.50, बेंचमार्क रिटर्न 25.68। तो ये क्या है? स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड बहुत छोटा, 15% एलोकेशन। जो उसके नीचे ESG बेस्ट इन क्लास, ये आपका है
40%, इस तरह से इन्होंने पिरामिड बनाया हुआ है। मतलब आप अगर चाहें तो किस तरह से अपने खुद के पोर्टफोलियो पे एलोकेट कर सकते हैं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आप इसको एक बार दोबारा से देखिए कि बॉटम में आपको दिख रहा है कि 12 मंथ्स का जो एक फंड होता है वो आपने डाल दिया, जो क्यू लिक्विड फंड में डाल दिया, क्योंकि लिक्विड फंड में क्या होगा, आप बहुत जल्दी विड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसमें डिविएशन नहीं आता है, बहुत लो डिविएशन होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, तो उसको आपने अपने 12 महीने के एक्सपेंस को कवर करने के लिए उसमें डाल दिया। लगभग उसके बाद ऊपर आप बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिलता है, लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, डेविएशन भी बढ़ जाता है और रिस्क भी बढ़ जाता है। तो क्या आता है आपका, गोल्ड में आपने डाल दिया। उसके ऊपर आते हैं, इक्विटी एलोकेशन में डाल दिया। अब ये जो 80% है इक्विटी एलोकेशन, 20% यहां पर, तो इसमें आपने क्या देखा, 80% को उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया होता है। मतलब ये है बेसिकली, ये पूरा का पूरा जो तरीका है इन्वेस्ट करने का, उसको आप यहां पर देख पा रहे हैं। 80% की जो इक्विटी की एलोकेशन है वो पूरी की पूरी आपकी 45% लिक्विड फंड में डाल दी है, उसके बाद लॉन्ग टर्म फंड है, उसके बाद ईएसजी फंड है। तो इस तरह से पूरे के पूरे 80% इक्विटी को और 20% आप गोल्ड में या डेट में डाल सकते हैं। ये बहुत ऐसा नहीं कि आप इसको पूरे को इस तरह से फॉलो करें, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि डाइवर्सिफिकेशन जो होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है। कभी और बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बहुत पॉपुलर सेइंग है। मतलब आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को किसी एक ही जगह पर मत डालिए, भले ही कितनी भी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बाई चांस गड़बड़ होता है, कुछ एक प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर कि एक इनकी कई सारी स्कीम, जैसा हमने देखा, बहुत सारी स्कीम जो है, बहुत सारे फंड्स जो है वो हमने देखे। अब एक पर्टिकुलर फंड पर फोकस करते हैं, स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड क्या होता है? स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और ये इसका जो परफॉर्मेंस है आप देख पा रहे हैं। परफॉर्मेंस जो है सिंस इंसेप्शन, ये 2023 से फंड शुरू हुआ है, और स्कीम का रिटर्न 9.5% है, और बेंचमार्क का रिटर्न ये है। ये आपको एक स्नैपशॉट तो दे रहा है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है फिलहाल। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब आगे आने वाली है। ये स्मॉल कैप फंड में क्या होल्ड करते हैं, अब आप देखिए। ये आपको एक जो स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, उसमें इनके होल्डिंग्स का एक आपको लिस्ट दिया हुआ है। हम टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करते हैं, तो टॉप 10 होल्डिंग्स में इनके बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम आपको, और शायद बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुने भी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी होल्डिंग है किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स में। अब किर्लोस्कर न्यूमेटिक जो है, बहुत सारे लोगों ने शायद सुना नहीं होगा इस कंपनी की, कंपनी क्या करती है और किस तरह की कंपनी है। और भी बहुत सारी कंपनी है, कंसेरा है, कंधार है, एमपीएस है। नॉट टू से कि आप इन कंपनी के बारे में नहीं जानते, बट जनरल जितना लोगों की जानकारी इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक के बारे में होगी, उनके कंपैरिजन में कम। स्मॉल कैप फंड है, छोटी कंपनियां इन्वेस्ट की जाती हैं, और यही दो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। पहला किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स और दूसरा गोदरेज इंडस्ट्रीज। तो आइए शुरुआत करते हैं किर्लोस्कर न्यूमेटिक के साथ। किर्लोस्कर न्यूमेटिक बहुत पुरानी कंपनी है, लगभग इस कंपनी को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 65 ईयर, 60 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, और ये किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी है, जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, और महाराष्ट्र में काफी टाइम से है, और ऑल ओवर इंडिया इनके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज अ ग्रुप व्हिच इज देयर, अगर आपने कभी वोल्टेज स्टेबलाइजर देखे हो या और भी कुछ चीजें देखी हो, काफी सारी चीजों में ऑपरेट करते हैं। तो ये जो कंपनी है, इसकी प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या आता है, एयर कंप्रेसर्स हैं, एयर कंडीशनिंग है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। अब बहुत सारे सेक्टर में ये ऑपरेट करती है, ऑयल एंड गैस है, स्टील है, तो ये सब आप जो देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज 70% मार्केट शेयर है इनका अमोनिया रेफ्रिजरेशन में। अमोनिया रेफ्रिजरेशन काम आती है लार्ज स्केल पे, जब रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अमोनिया रेफ्रिजरेशन यूज होता है। और अगर आपने शायद कभी नोटिस किया हो, या जो आप फॉर एग्जांपल जो आप पोटैटो या आलू खाते हैं, उसको जब कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, तो अमोनिया का यूज किया जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए। अगर आपको 4, 5, 6 महीने तक अगर आलू रखना है, स्टोर करना है, तो नॉर्मल रखेंगे तो खराब हो जाएगा, तो आपको कोल्ड स्टोर में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए अमोनिया गैस यूज होती है। अब ये और भी कुछ इसकी कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये एक इनके प्रेजेंटेशन से लिया गया है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, टोटल इनकम में ग्रोथ कितनी है, ईबिटा मार्जिन कितने हैं, पीबीटी एंड वो मार्जिन कितना है, पैट मार्जिन कितना है, ये सब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। डिसेंट ग्रोथ दिख रहा है इनकम में, ईबिटा में, पीबीटी में, पैट में, सब डिसेंट ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो फुल ईयर का डाटा है, फुल ईयर में ऑफ कोर्स क्वार्टरली डाटा की कंपैरिजन में, वाई कंपैरिजन अगर क्वार्टरली का करेंगे, उस कंपैरिजन में ग्रोथ रेट थोड़ी कम दिख रही है, बट फिर भी रीजनेबल है। जैसे कि आप टोटल इनकम 7%, ईबिटा 20% बढ़ा है, पीबीटी जो है मार्जिन है वो करीबन 24% है, और ये जो ग्रोथ है 24% की पैट में, या फिर ईपीएस 22% बढ़ा है, ये डिसेंट नंबर्स है, डिसेंट फिगर्स है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये एक तो बहुत छोटी चीज हुई क्वार्टरली, मतलब फोर्थ क्वार्टर FY24 का या FY24 का क्या परफॉर्मेंस रहा पिछले का 5 सालों में, कैसा परफॉर्मेंस किया है FY20 ऑनवर्ड्स। तो FY20, इफ यू रिमेंबर, FY20 एंड 21 वर द इयर्स जब कोविड का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे, ईबिटा काफी इंप्रूव किया है, 12.6% से 15.9% हो गया है। ईपीएस 5 साल में 8.333 जो है 8.3 रुपीज से लगभग 20 रुपए हो गया। लगभग ईपीएस का ग्रोथ 150% के आसपास है 4 साल के अंदर, क्योंकि 5 साल का डाटा है तो आपको 4 साल का डिफरेंस दिखेगा ना, 2024 वर्सेस 2020, मतलब 150% ग्रोथ इन a span of 4 years।
अब सीएजीआर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। क्या दिख रहा है? रेवेन्यू 12% बढ़ रहा है, EBITDA 19% बढ़ रहा है, या पीबीटी जो ग्रोथ है 25% है, पैट 25%। तो मतलब डेफिनेटली कन्वर्जन बहुत अच्छा है। और अक्सर ऐसा होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है कंपनी में। अगेन दिस इज अ टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट, विल टॉक अबाउट ऑपरेटिंग लीवरेज सम अदर टाइम। बट जैसे जैसे रेवेन्यू का ग्रोथ होता है वैसे वैसे कॉस्ट का ग्रोथ उतना नहीं होता। तो जनरली कंपनी में एक ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, मतलब कि जितनी बड़ी कंपनी होगी वो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ओवरहेड्स हैं, आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, आपकी कंपनी अगर ज्यादा छोटी है या ज्यादा बड़ी है, उतना उस तरह का अंतर नहीं आएगा। एक 100 करोड़ की कंपनी जितने ओवरहेड्स पे खर्च करेगी रेवेन्यू वाली, और जो कि 10,000 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी है वो ओवरहेड्स पे खर्च करेगी, लगभग 100x का अंतर नहीं होगा, उससे कम अंतर होगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज है, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा आपकी EBITDA ग्रोथ, पैट ग्रोथ, पीबीटी ग्रोथ आपको दिखेगी। फिर ये स्टॉक प्राइस का मूवमेंट है, आप देखिए बहुत स्टॉक प्राइस जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर पिछले 10 साल का है, और पिछले 10 साल में स्टॉक पहले 7-8 साल में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं किया है, और उसके बाद आप देखिए अचानक से स्टॉक ने मूवमेंट शुरू किया। और ये पिछला जो आप देखें, ये मैंने इस चार्ट को 10 साल की बजाय ये मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखा रहा हूं, आप इस स्टॉक को देखिए, ये किस तरह से स्टॉक 600-700 रुपए से, और अब आपका स्टॉक जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ लेट्स से 3-4 महीने। और कैसे हुआ ये? जब भी स्टॉक में इस तरह का मूवमेंट होता है तो आप एक समझ जाइए कि ये अर्निंग्स का ग्रोथ नहीं है इतना, ये जो वैल्यूएशन है वो लोग ज्यादा पे कर रहे हैं। मतलब प्राइस टू अर्निंग्स जो है, उसमें अर्निंग्स वाला पार्ट है वो डेफिनेटली उतना नहीं बढ़ेगा। प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है, मतलब वैल्यूएशन जो है, जिस भाव पे कोई चीज मिल रही है, वो चीज बहुत तेजी से एक्सपेंड की है, बहुत रैपिडली एक्सपेंड की है। तो ये जो चीज आप देखेंगे, ये जो ग्राफ है, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, ये ग्राफ जो बता रहा है आपका कि प्राइस टू अर्निंग्स कैसे बढ़ा है। प्राइस टू अर्निंग्स इस कंपनी का जो कि 30 और 40 के बीच में होता था, आज 60x हो गया है। मतलब ये है कि कंपनी में जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो हुई है सो हुई है, लेकिन पी जो है, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, बहुत तेजी के साथ ग्रो किया, बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। सो व्हाट हैपेंड हियर, ये कंपनी ने जो भी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हुई, लेकिन उसका इंपैक्ट काफी टाइम तक नहीं आया। लेकिन पिछले 2-3-4 महीने में वो चीज बहुत तेजी से एक्सपेंड करी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये जो पिछले पिछले बहुत कम समय का ये जो अंतर आपको दिख रहा है, मतलब 4-6 महीने में जो कुछ मूवमेंट आया है, बहुत तेजी से पी को एक्सपेंड किया है, मतलब प्राइस टू अर्निंग जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंड किया है। तो निष्कर्ष क्या है? मतलब ये हमने नोटिस किया कि ये कंपनी बहुत अच्छे टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाती है और बहुत अच्छे काम आने प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट लीडरशिप भी है, जैसे आपने देखा अमोनिया के रेफ्रिजरेशन में 70% मार्केट शेयर, फंडामेंटल्स भी डिसेंट है, आरओई अच्छा दिखता है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हो रही है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, बट स्टॉक हैज रन अप वेरी शार्पली इन रीसेंट टाइम। मतलब स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया, और पी जो है वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे है। आपने देखा ना, वो पी वाला चार्ट है जो ब्लू लाइन है, कितना ऊपर पहुंच गई है, 60x हो गया है पी, और एक्सपेंसिव हो गया है स्टॉक। तो यहां पर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टॉक जो है, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट कंपनी एंड डूइंग वेल, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैट बढ़ रहा है, लेकिन जिस भाव पे आज मिल रहा है वो रिलेटिवली या हिस्टोरिकली ज्यादा है। ऑफ कोर्स आपको खुद समझना पड़ेगा इस चीज के लिए कि क्या पी जो है वो रीजनेबल है। मतलब ये पी का जो रीजनेबल वाला आंसर है, ये पूरी दुनिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसका ठीक ठीक आंसर हर एक इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर 20% एक्सपेंसिव हो गया, अगर आप देखें निफ्टी अगर समझिए 65,000 पे था और निफ्टी अगर 78,000 पहुंच गया, या फिर सेंसेक्स जो है वो 65,000 पे था और 78,000 में पहुंच गया, निफ्टी जो है आपका 22 से 25 हो गया, 26 हो गया, तो मतलब ये क्या चीज हुई? कोई जो अर्निंग्स में तो इतनी ग्रोथ शायद नहीं हुई होगी पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, तो क्या बढ़ा? वैल्यूएशन बढ़ा। 20% मार्केट अगर एक्सपेंसिव हुआ तो डेफिनेटली हर एक स्टॉक को उसका फायदा होना चाहिए। लेकिन ये जो डिस्कशन है, ये बहुत ही एक ऐसी डिबेट है जिसका कोई फाइनल करेक्ट आंसर ये नहीं कहा जा सकता कि यही सही है। अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, लोग उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। बट मोटा मोटी ये निष्कर्ष बहुत क्लियर है किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स के बारे में कि पी जो है वो पिछले अपने कुछ सालों के लेवल से और हिस्टोरिकल लेवल से काफी ऊपर चला गया है। तो ये था किर्लोस्कर न्यूमेटिक के बारे में। आपसे जैसा कहा था कि 2 और कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये कंपनी जो है अगली वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्री जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी मतलब जिस कंपनी में जो ऑपरेटिंग बिजनेस होते हैं उस ग्रुप के, उनका एक शेयर रहता है। तो ये जो कंपनी है, इसमें गोदरेज ग्रुप जो कि बहुत जाना माना और पुराना इंडस्ट्रियल ग्रुप है, इंडिया का बहुत रेप्यूटेड ग्रुप है, बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, उसके लिए जाने जाते हैं। तो इनके रियल एस्टेट बिजनेस, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, ये बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि इस कंपनी में है। मतलब क्या कि ऑपरेटिंग कंपनीज कुछ और है, जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग कंपनी है, तो उस कंपनी के शेयर इस होल्डिंग कंपनी में है। आपको याद होगा हमने एक बार पहले बात की थी बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जिसमें कि बजाज फिनसर्व या फिर बजाज ऑटो के शेयर होते हैं। तो मतलब होल्डिंग कंपनी होती है जो कि किसी ऑपरेटिंग कंपनी में कुछ शेयर होल्डिंग रखती है। तो यहाँ पे गोदरेज की ये होल्डिंग कंपनी है जो कि गोदरेज इंडस्ट्रीज, और जिसमें कि ये सब आपके बिजनेसेस है। अब इस कंपनी के बारे में अगर आप देखें तो क्या है कि
आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि इसके खुद के बिजनेस हैं, जैसे कि केमिकल्स है, एस्टेट मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब खुद के बिजनेस है, खुद अपने पास ही रखती है। शेयर होल्डिंग किन किन कंपनीज में है, जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 23.7%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 47.3%, गोदरेज एग्रोवेट 64%, गोदरेज कैपिटल लगभग 90%, 89% और बाकी कुछ। तो ये नीचे आपको जो ब्लू में बॉक्सेस में दिख रहे हैं वो कंपनी का नाम दिख रहा है, ऑपरेटिंग कंपनी जो है, और शेयर होल्डिंग गोदरेज इंडस्ट्रीज की कितनी है उस पर्टिकुलर कंपनी में, ये आपको दिख रहा है। अब ये जो एक चीज अक्सर होल्डिंग कंपनीज के बारे में कही जाती है कि वो जो ऑपरेटिंग कंपनीज में उनका शेयर होता है उसके कंपैरिजन में काफी डिस्काउंट पे ट्रेड करती है, और ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किए गए थे इन कंपनी में जो गोदरेज इंडस्ट्री ने किए थे उनकी कीमत आज लगभग 6,600 करोड़ है, और जो मार्केट वैल्यू है, मतलब शेयर प्राइस है जो लिस्टेड एंटिटीज है उनका, उसकी वैल्यू लगभग 66,000 करोड़ के आसपास है, 11x का डिफरेंस। एक बात और याद रखने वाली है, ये पूरा का पूरा हो सकता है इसकी मार्केट कैप में रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, मतलब ये कि 66,000 करोड़ जो कि हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग कंपनीज की शेयर होल्डिंग जो है गोदरेज इंडस्ट्रीज की, उसकी वैल्यू है, लेकिन गोदरेज इंडस्ट्री की मार्केट कैप इतनी नहीं। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस आप देखें, कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो पिछले साल भर आप देखेंगे, बिकॉज मार्केट ने भी अच्छा किया है तो स्टॉक हैज आल्सो डन रीजनेबली वेल, बट एज आई ऑलवेज से, जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि एक साल कोई बहुत अच्छा पैमाना नहीं है किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस को जज करने का, लंबा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। लेट्स गो एंड सी दैट। ये जो है टाइम फ्रेम पिछले करीबन 17-18 सालों का टाइम फ्रेम है जो कि गोदरेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस को दिखा रहा है, और आप देखें इसका जो लोएस्ट लेवल है और आज जो लेवल है, या फिर इसका जो एवरेज लेवल है, एवरेज लेवल 200-300 रुपए के आसपास का स्टॉक और आज 800-900 रुपए का है, मतलब ठीक ठीक तो किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। अगर मार्केट में हमेशा एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस तो मैटर करता ही है, बट ये भी मैटर करता है कि आप बाकी कहीं पे कितना पैसा कमा सकते हैं, तो उसके कंपैरिजन में शायद स्टॉक प्राइस का जो चार्ट है गोदरेज इंडस्ट्रीज का पिछले 17-18 साल का उतना इंटरेस्टिंग या उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता। अब हम इसका पी देखेंगे, हमेशा देखते हैं प्राइस टू अर्निंग्स वैल्यूएशन किस पे ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 10 साल का ये चार्ट है, अर्निंग्स दिखा रहे हैं जो कि ब्लू बार्स में है, और जो ब्लू लाइन जो है डार्क ब्लू लाइन, वो आपका पी दिखा रही है, प्राइस टू अर्निंग्स। और ये बड़ा ही, अगर आप देखें कि पहले इस कंपनी का पी 2017-18 के आसपास काफी ज्यादा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे पी कम हुआ, फिर बढ़ा, लेकिन वो एक आप देख रहे हैं इस तरह का चार्ट है, मतलब कि एक वेव बना रहा है, जो लोग साइन और कॉस की भाषा में समझे तो साइन वेव या कॉस वेव जैसा आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, आज करीबन 40 के पीई पे है। पिछला रिजल्ट काफी खराब था क्वार्टर का, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 40-45 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और चूंकि होल्डिंग कंपनी है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को उतना नहीं लगता है। होल्डिंग कंपनी का अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि वो डिस्काउंट पे ट्रेड करती हैं एज कंपेयर टू द सम ऑफ द पार्ट्स व्हिच दे हैव। देन ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्वार्टर 4 का और फाइनेंशियल ईयर का। तो आप देखें क्वार्टर 4 में काफी इंपैक्ट आया, और नेट प्रॉफिट जो है आपका नेगेटिव है। ऐसी FY24 की जो परफॉर्मेंस है वो भी इतनी ग्रेट नहीं है, और ये डेफिनेटली प्राइस में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन उतना नहीं कर रहा है, बिकॉज ये कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हैं या कुछ वन ऑफ वाली चीजें हैं जो कि इंपैक्ट की है। वन ऑफ क्या होते हैं, एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं, कभी और डिस्कस करेंगे, बट नेट आप भी समझ सकते हैं कि अर्निंग्स जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं उसमें कुछ हद तक ऐसी भी चीजें हैं जो कि शायद रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, उतना रिकरिंग बेसिस पे नहीं होती। तो इस स्टॉक में एक और चीज की रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पिछले साल FY24 फाइनेंशियल ईयर 24 का जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है और PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में कैसे रेशियो है। जैसे आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि 4375 रेवेन्यू में जो ग्रीन कलर का आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, वो क्या चीज है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन आपको PBIT में दिख रहा है वो कितना ज्यादा दिख रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं कुछ, तो भले रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेवेन्यू में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है 25% के आसपास, लेकिन PBIT में लगभग 50% ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसका कंट्रीब्यूशन। फिर आप देखते हैं कई बार जैसे आपको ऑरेंज वाला पार्ट जो दिख रहा है, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है लगभग 25-30%, लेकिन PBIT में कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है। ये जानना क्यों जरूरी है, कई बार कुछ बिजनेस होते हैं जो रेवेन्यू बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में शायद उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो ये चीजें कभी डिस्कस करेंगे, जबकि कोई बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हो जहां पर कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारी कंपनी में डिफरेंट वर्टिकल्स होते हैं, और कैसे उनका कंट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट पार्ट्स का। विल डिस्कस इट सम अदर टाइम विद अनदर एग्जांपल, बट यहाँ पे ये आपको इसके बारे में बताया जा रहा है। अब कोई भी चीज है, मैं बोलता हूं कि अगर आप बाकी कुछ नहीं देखना चाहते किसी स्टॉक के बारे में, तो ये 4 चीजें जरूर देखिए। ये 4 चीजें, मतलब पहली चीज है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, 10 साल का आपको स्टॉक में दिख रहा है 8%, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है 10 साल का, स्टॉक प्राइस CAGR लगभग 9% का, देखिए अलाइनमेंट है थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ और इसमें, और ROE नथिंग ग्रेट 7% के आसपास। तो इनहेरेंटली 40-45 का पी भी अगर बिजनेस को मिल रहा है तो एक तरीके से देखा जाए तो उतना सस्ता नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जिस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ या ROE दिख रहा है आपको, इट टेल्स यू दैट इट्स नॉट डूइंग दैट ग्रेट। एंड हम 10 साल के नंबर देख रहे हैं,
कभी कभी चेंज भी होता है पिछले साल भर में, या पिछले आपने जैसे देखा पिछले साल भर में जो आपका ग्रोथ है स्टॉक प्राइस का ऑलमोस्ट 70% का है, लेकिन वो आपको कहीं पे भी इतना नहीं दिख रहा है कि पैट शायद इतना ग्रो किया हो या फिर रेवेन्यू इतना ग्रो किया हो। मार्केट जनरली बहुत अच्छा कर रहा है तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो स्टॉक 5 गुना हो गया एक साल के अंदर, इसको देखते हैं उतना अच्छा नहीं किया तो इसको खरीद लेते हैं। कई बार वो फिलॉसफी भी लोगों की काम करती है, बट नेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट वी लुक एट दिस स्टॉक गोदरेज इंडस्ट्रीज और देखते हैं कि इसका FY24 का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था या Q4 का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था रिपोर्टेड बेसिस पे। होल्डिंग कंपनी है तो डिस्काउंट भी लगता है ऑपरेटिंग कंपनीज के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, और स्टॉक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लंबे समय के लिए, मतलब 10 साल का अगर टाइम फ्रेम देखें या 15 साल का 18 साल का टाइम फ्रेम देखें, उतना कुछ खास ग्रेट नहीं है। और इसके बावजूद भी स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ जो इसका स्टॉक प्राइस का पी है या फिर जो इसका वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल है। तो मतलब हम यहाँ पे इन एग्जांपल्स के साथ आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड बाइंग एंड सेलिंग डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें काफी कुछ सीखने को होता है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, देखा कि जैसे किर्लोस्कर न्यूमेटिक बहुत सारे लोगों ने शायद कंपनी सुनी भी नहीं होगी, गोदरेज नाम जरूर सुना होगा गोदरेज का, लेकिन गोदरेज इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली शायद उतने ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, उतना ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। और इन कंपनीज में भी काफी इंटीग्रेटेड ये कंपनीज अमंग द टॉप 10 होल्डिंग्स है क्वांटम स्मॉल कैप। तो क्वांटम में डेफिनेटली बहुत रिसर्च किया होगा इन कंपनीज के ऊपर, जाना होगा, समझा होगा, लेकिन क्या ये आपके लिए ठीक है, क्या ये आप उसमें एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपके लिए क्या ठीक है, ये आपको खुद फैसला करना है। लेकिन मोटा मोटी जो हम एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। जैसे हमने किर्लोस्कर न्यूमेटिक में देखा बहुत जल्दी प्राइस टू अर्निंग्स काफी तेजी से ऊपर चला गया है, तो हो सकता है जिस टाइम पे उन्होंने खरीदा हो उस टाइम पे काफी रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग्स हो, बट आज वो नहीं है शायद। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वो डाटा होता है, उसमें से काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग आती हैं और ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में काम आ सकते हैं। दूसरी बात, क्वांटम का जो अप्रोच है बहुत ही रोबस्ट अप्रोच है और पोर्टफोलियो एलोकेशन मैंने देखा ना 80% इक्विटी में और स्मॉल कैप में इतना, लार्ज कैप में इतना, वो एक आपने रेशियो देखा। उसके बाद नीचे 20% गोल्ड में या आपके लिक्विड फंड में, डेट में डालते हो। काफी सारे इंटरेस्टिंग नाम दिखे आपको स्मॉल कैप फंड में, और जैसे मैंने बोला किर्लोस्कर न्यूमेटिक या गोदरेज इंडस्ट्रीज या संधार या जीनस पावर, ये सब नाम जो है काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे ऐसी छोटी कंपनियां हैं तो डेफिनेटली लोगों को कम पता होगा उनके बारे में, फिर भी अगर देखा जाए तो काफी सारे इंटरेस्टिंग नाम है जिनके बारे में और समझा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक के बारे में देखा कि किर्लोस्कर न्यूमेटिक जो कंपनी है फंडामेंटल सब कुछ ठीक है और अच्छा कर रही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग काफी महंगा हो गया है। फिर देखा गोदरेज इंडस्ट्रीज जो कि एक होल्डिंग कंपनी है और उसमें काफी सारे केमिकल्स, एग्रोवेट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इस तरह के बिजनेसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंपनी उतना अगर देखें तो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस लंबे समय के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर नहीं आता है। बिकॉज ऑफ इट बीइंग होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी लगता है, बट नेट ये है कि ये कंपनी स्टॉक प्राइस काफी ठीक ठीक किया है, 70% प्लस परफॉर्मेंस पिछले साल भर में, बट दैट डज नॉट मीन दैट वो सब कुछ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है। कभी कभी मार्केट, एज आई सेड, ये मार्केट कभी कभी बहुत एक्सिबलेंस में होता है, तो वो चीजें भी होती है। थैंक यू सो मच, दिस इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस। 3 चीजें हमने सीखी आज। एक बहुत इंटरेस्टिंग फंड हाउस क्वांटम एमएफ के बारे में जाना, उनके स्मॉल कैप फंड को देखा। दूसरी चीज ये कि किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स और गोदरेज इंडस्ट्रीज जो उनके होल्डिंग में टॉप 10 में आती हैं, टॉप 5 में है दोनों कंपनीज, तो किर्लोस्कर न्यूमेटिक तो सबसे बड़ी होल्डिंग है उनकी, और उस फंड में उन कंपनीज के बारे में हमने और सीखा और जाना। और तीसरी बात ये कि क्या निष्कर्ष निकला इस पूरे डिस्कशन से, ये कि जब कभी कोई भी फंड हाउस किसी स्टॉक को खरीद रहा है, नॉट नेसेसरीली वो आपके लिए भी सही हो, नॉट नेसेसरीली आप उसको रेप्लिकेट करके बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस अचीव कर पाए। बिकॉज आपने देखा ना कि ये कंपनी जो है, इन दोनों कंपनीज में आपने देखा कि वैल्यूएशन काफी, ऑफ कोर्स किर्लोस्कर न्यूमेटिक पिछले अपने कुछ समय के हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है प्राइस टू अर्निंग्स पे। ऐसे ही गोदरेज इंडस्ट्रीज में आपने देखा कि डिस्पाइट द कंपनी नॉट हैविंग ग्रेट परफॉर्मेंस ओवर लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट 1 ईयर, वो परफॉर्मेंस आपको स्टॉक प्राइस में 70% प्लस दिख रहा है, विच इज वेरी डिसेंट, विच इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वी रिपीट कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ये नहीं है, और आप अपना जब भी इन्वेस्टमेंट करें और जानें और सीखें और समझें, उसके बाद करें। पर्पस यही है इस पूरे चैनल का कि आप बहुत ज्यादा चीजों को जब डीपली समझेंगे, डीपली पढ़ेंगे उनके बारे में और इंटरेस्ट लेंगे, तो डेफिनेटली वो चीजें आपको और ज्यादा समझ में आएंगी और ज्यादा आसान लगेंगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आप पूरा जीवन भी अगर अपना डिवोट करें और समझें तो भी शायद कम है, लेकिन वी हैव टू टेक अ स्टार्ट समवेयर, एंड दिस इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव इज कि हम वो चीजें, वो फंडामेंटल्स, वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कि हर एक किसी के लिए इंपॉर्टेंट है समझना, हर एक किसी के लिए इंपॉर्टेंट है जानना। थैंक यू सो मच वंस अगेन।